हेलो यूट्यूब लर्नर्स, वेलकम टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। 4.3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस सेशन पे हम देखने वाले हैं कि अगर चार्जेस मूव करते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर किसी वेलोसिटी v के साथ में, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन पर लगता है, क्या वो फोर्स वेलोसिटी को चेंज करता है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि वेलोसिटी अगर हम चेंज करें, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हम चेंज करें, तो उसके वजह से फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उस पार्टिकल के मोशन पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ कहता है कि क्लास 11 में ही हमने देखा हुआ है कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन पर और उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर, तो वो चेंज नहीं करता है इसके वेलोसिटी को। यहाँ पर ऑल्दो इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड का, इस पर चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उस पर क्या होता है, चलिए देखते हैं। कंसिडर कीजिए कि एक चार्ज है, वो वेलोसिटी v के साथ में मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर। ये है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस से शो करने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से अंदर की ओर उसका जो डायरेक्शन है वो है, मतलब कि ग्रीन बोर्ड के अंदर की ओर एकदम परपेंडिकुलर वो एंटर कर रहा है। यहाँ पर चार्ज q है, ये q मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ में। तो जैसा कि हमने पिछले सेशंस में देखा हुआ है कि चार्जेस जब मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस करते हैं, साथ में चार्जेस जब मूव करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो, इसे मैं B मानता हूँ। ऑलराइट, ये जो है ये सारे के लिए मैंने B यूज़ किया हुआ है। बाहर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस चार्ज के मूव करने से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ रहा है, उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स से हमने यहाँ पर वो फोर्स कैलकुलेट किया हुआ था पिछले सेशंस में, F इक्वल्स टू Q इंटू V, यानी कि इस चार्ज के मोशन का यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी इंटू यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड B का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं B। सो फोर्स इतना लग रहा है। अब इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कैसा डायरेक्शन होगा, V और B अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटर कर रहा है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो उस डायरेक्शन पर है, तो यहाँ पर ये और ये डायरेक्शन ये दोनों आपस में 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। तो क्रॉस का यहाँ पर अगर हम देखें तो V क्रॉस B, तो यहाँ पर आ जाएगा QVB साइन ऑफ 90 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। सो ये आ जाएगा आपका Q इंटू VB। ऑलराइट, और इसका जो डायरेक्शन होगा इस फोर्स का, ये मैग्नीट्यूड आया, अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा V क्रॉस B के, जो हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उससे, उसका जो डायरेक्शन निकालते हैं उससे। तो V यहाँ पर इस डायरेक्शन पर है और B यहाँ पर एंटर कर रहा है अंदर की ओर, तो फोर्स जो लग रहा है वो अप की ओर लग रहा है। ये आप एक इस तरीके से भी देख सकते हो कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के बीच में, तो उसका जो डायरेक्शन निकल के आता है, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका जो डायरेक्शन निकल कर आएगा वो हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर निकल के आता है। कहने का मतलब अगर मैं कहूँ कि x क्रॉस y, तो ये हमेशा मिलेगा हमें z कैप। x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर विल बी इक्वल टू z वेक्टर, क्योंकि x और y दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इतना क्लियर है? ऑलराइट, अब यहाँ ये जो फोर्स लग रहा है वो इस V के परपेंडिकुलर है, ये फोर्स इस B के परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें वेलोसिटी को चेंज करना होता, तो वेलोसिटी को हम अगर कभी भी कोई डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट कर रहा है तो उसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम वहाँ फोर्स लगाएंगे, या फिर उसके ही डायरेक्शन में अलोंग हम वहाँ पर फोर्स लगाएंगे, या फिर अगर हम थोड़ा टेढ़ा भी लगाते हैं तो उसका जो कंपोनेंट होगा उस डायरेक्शन में होगा। अगर उस डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं है जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा।
कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन पर है और हम अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं या फिर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर पार्टिकल का जो पोजीशन है उस पर चेंज आ सकता है, पार्टिकल जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पर उसी चीज़ का हम अप्लाई करेंगे। जब हम अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे, विथ माय डस्टर, आप यहाँ जब अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि जो फोर्स आ रहा है इस चार्ज पर वो अंदर की ओर जा रहा है, ये है FB। ऑलराइट, तो इस फोर्स के वजह से ये चार्ज अपना डायरेक्शन, अपना पोजीशन चेंज करेगा। ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा था यहाँ से, लेकिन यहाँ फोर्स लग रहा है तो वो अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में इस तरीके से ये मूव करेगा। अब हम किसी भी टाइम पर, किसी भी वक्त अगर वेलोसिटी और फोर्स, वेलोसिटी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उस दोनों का हम अगर ये प्रोडक्ट निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पर हम अगर फोर्स निकालते हैं तो वो हमेशा आप देखोगे कि अंदर की ओर ही आएगा। उसमें प्रूफ भी कर दूंगा कि सभी जगह पर ये अंदर की ओर आ रहा है। ऑलराइट, इस डायरेक्शन में यहाँ पर, इस डायरेक्शन में यहाँ पर, इस डायरेक्शन में यहाँ पर। कैसे? यहाँ पर भी आप देखो तो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन पर और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन पर। सो यहाँ पर ऐसे आ रहा है तो क्रॉस बन रहा है, सॉरी, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें जो कंपोनेंट आएगा वो फोर्स का इस डायरेक्शन पर आएगा। करके देखते हैं। क्या है? V क्रॉस B। तो यहाँ पर ये V है, V क्रॉस B, B अंदर की ओर है तो हम ऐसे लेकर के जाएंगे, V ऊपर की ओर है और अंदर लेकर जाना है B करने के लिए। ऑलराइट, यहाँ पर से आप समझिए, V है इस डायरेक्शन पर तो हमने यहाँ पर किया हुआ है V ऐसे, और अंदर की ओर हमें B को लेकर के जाना है तो अंदर की ओर हम B को इस तरीके से लेकर के जाएंगे। मतलब कि ऐसे करने का मतलब कि जिस डायरेक्शन में भी आप करो, लेकिन कर्ल आपको करना है फिंगर को अंदर की ओर। जो फोर्स आ रहा है वो अंगूठा की ओर दिखाता है। सो ये है फोर्स। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर नीचे है। ऑलराइट, और जो B है यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की ओर होते हुए अंदर की ओर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आया वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है फोर्स का वो इस डायरेक्शन पर आया, FB। ऑलराइट, सो यहाँ अब देखो कहीं भी अगर आप निकालो तो ये जो FB है वो चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो फोर्स है वो सेम आ रहा है थ्रू आउट। तो आप अगर देखो तो यहाँ पर कह सकते हो कि फोर्स तो अंदर की ओर लग रहा है, तो क्या ये Q चार्ज धीरे धीरे अंदर आ जाएगा क्या? फोर्स तो अंदर की ओर लग रहा है तो ये अंदर आ सकता है क्या? तो नहीं, ये इसलिए नहीं अंदर आएगा क्योंकि सबसे पहले आप देखो कि जो फोर्स हमारा लग रहा है वो चेंज नहीं कर रहा है, थ्रू आउट कांस्टेंट है। साथ में ये जो फोर्स लग रहा है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फोर्स के जैसा यहाँ पर काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के होने की वजह से वहाँ पर जो फोर्स लगता है FC = M × AC। AC जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, V²/R से हम उसे कैलकुलेट करते हैं या फिर ω²R से हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके वजह से यहाँ जो भी आ रहे हैं फोर्स, ये फोर्स FC यहाँ पर निकल कर आता। अगर हम नॉर्मल किसी भी पार्टिकल को मूव कराते, अगर यहाँ पर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हम अगर मूव कराते हैं वेलोसिटी V के साथ में, तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स निकल के आता है। वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ये फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर आ रहा है। रिलेट कर पा रहे हो? यहाँ अगर आप कोई भी पार्टिकल को मूव कराओगे तो वो पार्टिकल एक सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर लेकर के आता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की बात नहीं है, नॉर्मल पार्टिकल्स की बात है, मासेस की बात है। यहाँ पर एक मास ये है और अंदर में भी मास है मान के चलते हैं, तो ये मूव कर रहा है तो उसके वजह से इस तरीके से यहाँ पर आता है। यहाँ
आप देखो तो चार्जेस की बात मतलब यहाँ पर की जा रही है, तो उस चार्जेस की वजह से ये फोर्स यहाँ आ रहा है, वो फोर्स का काम कर रहा है ये फोर्स, तो इसी की वजह से ये जो है अंदर कोलाइड नहीं कर रहा है। FB इक्वल है सभी जगह पर। अब आगे हम क्या करते हैं, इसी फोर्स को इससे हम इक्वेट कर देंगे। FB इज इक्वल टू MAC। यहाँ पर AC के जगह पर हम लिख देते हैं V²/R। FB के जगह पर हम लिख देते हैं Q इंटू VB। ऑलराइट, V को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, एक V यहाँ रख लेते हैं और एक V यहाँ से उड़ा देते हैं। अब R का वैल्यू आ जाएगा R इज इक्वल टू MV/QB। सो चार्ज यहाँ एक सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो रेडियस डिपेंड करता है कि चार्ज का मोमेंटम कितना है, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। तो मास ज़्यादा है तो इसका रेडियस ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका रेडियस ज़्यादा होगा। वहीं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के। तो जितना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा रेडियस आएगा, और जितना कम चार्ज होगा उतना ज़्यादा रेडियस आएगा। अब अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन का, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर शो करते हैं ओमेगा इक्वल्स टू V/R से। ऑलराइट, अब अगर इस ओमेगा को हम कैलकुलेट करें, इस फॉर्मूला में अगर हम इस ओमेगा को बिठा दें, तो आप देखोगे कि ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πν। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πν। ये है आपका फ्रीक्वेंसी, और 2π लगा देने से ये हो जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ आप न्यू और वी पर, ये जो है वी है और ये न्यू है, इन दोनों पर आप कंफ्यूज मत होना। ये टिल्ट साइन के साथ में थोड़ा सा इस तरीके का होता है, और वी जब भी मैं लिखूँगा ऐसे लिखूँगा। ऑलराइट, अगर अब हम यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहाँ कैलकुलेट करें इस फॉर्मूला का यूज करके, तो यहाँ हम V/R ऐसे निकाल सकते हैं, R/V हो जाएगा M/Q इंटू B। इस फॉर्मूला को आप देखो हो जाएगा। V को अगर इस साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा। अब इसे हम पलट देते हैं, पलट देने पर आ जाएगा QB/M। सो वही QB/M यहाँ पर आया हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के जगह पर। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि जो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता है और ना ही एनर्जी पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड और उसके मास के। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर सिंगल फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है एनर्जी पर। तो ये यहाँ पर आप जब नेक्स्ट सेशन पर देखोगे साइक्लोट्रॉन का एग्जाम्पल, तो उस साइक्लोट्रॉन पर आप देखोगे कि ये कैसे यहाँ पर यूज़ हम करते हैं इस कॉन्सेप्ट का, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी पर। अब यहाँ अगर हम टाइम कितना एक रिवॉल्यूशन में लगा उसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू 1/ν, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है उसके ओपोजिट है टाइम पीरियड। तो यहाँ अगर हम इसे फिर से दूसरा फॉर्मूला में लिखें तो ये हो जाएगा 2π/ω, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू 2π होता है। ऑलराइट, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के जो बीच में डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर ना हो, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री ना हो, तो क्या होगा। अभी हमने जो पिछला वाला केस है उस पर देखा था कि अगर V ऐसा है और B ऐसा है, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो फोर्स आ रहा था उन दोनों के परपेंडिकुलर। ऑलराइट, चलिए एक काम करते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसे कुछ दूसरे नोटेशन से यहाँ पर शो करते हैं, मतलब दूसरे डायरेक्शन में यहाँ पर शो करते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड और
अगर उस केस की बात करें तो यहाँ पर जो वेलोसिटी था वो इस डायरेक्शन पर होना चाहिए था, या फिर इस डायरेक्शन पर होना चाहिए था, या इससे बाहर निकलता हुआ होना चाहिए था, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए था, जो कि अभी नहीं है। तो मान के चलते हैं कि वो अभी इस डायरेक्शन पर है। ऑलराइट, तो ये एक वेक्टर है, इसका हम यहाँ पर रिजोल्यूशन करते हैं। चलिए इसका रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो ये x ले लेते हैं, ये y लेते हैं। x कंपोनेंट हमारा आ जाएगा vx, जिसे हम v पैरेलल लिखते हैं। ये पैरेलल डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर पैरेलल लिख रहे हैं। अब ये जो है एक और यहाँ पर कंपोनेंट आएगा, वो आ जाएगा vy, जिसे हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ले लेते हैं। b है परपेंडिकुलर, उसके वजह से तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स FB इक्वल टू Q इंटू VB इज इक्वल टू QV परपेंडिकुलर इंटू B यहाँ पर आएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में यहाँ पर ये और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर हम V पैरेलल के साथ में B का अगर ये फोर्स निकालें तो हमें मिलेगा FB इज इक्वल टू Q इंटू VB ऑफ साइन ऑफ, यहाँ पर कितना है इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, वो हो जाएगा 0। यानी कि इस डायरेक्शन की वजह से, जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके वजह से इस चार्ज पर, यहाँ पर एक चार्ज है जो कि ऐसे मूव कर रहा है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जो फोर्स यहाँ पर मूव कराएगा, जैसे कि इस केस पर हमने देखा था कि फोर्स इस डायरेक्शन पर ऐसे मूव कराता है जो चार्ज है उसे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो चार्जेस हैं वो चार्जेस इस डायरेक्शन पर मूव तो करेंगे, लेकिन साथ में v वाला जो पैरेलल कंपोनेंट है, वो पैरेलल कंपोनेंट होने की वजह से वो अपना जो डायरेक्शन है वो एक ही जगह पर मूव नहीं करेंगे, वो चेंज करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन पर भी यहाँ पर जो है कंपोनेंट है। तो फोर्स इसका इक्वल रहेगा और मूव कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये करेंगे। सो मैं यहाँ पर अच्छे से शो करता हूँ। तो v है इस डायरेक्शन पर v पैरेलल, ये मूव करेगा ऐसे। ऑलराइट, इन दोनों के बीच पर जो डिस्टेंस आएगा उसे हम कहते हैं पिच। ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस उतना ही आएगा जितना v पैरेलल का जो वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड विथ यहाँ से यहाँ एक राउंड लगाने में जो टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के। इसलिए हमने टाइम पीरियड वाला जो टॉपिक है उसे डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड ऐसे आएगा। अब यहाँ पर जो पाथ होगा पार्टिकल का वो हेलिकल पाथ होगा, क्योंकि उसका जो मूवमेंट हो रहा है कुछ इस तरीके का यहाँ हो रहा है, तो ये पाथ उसका हो गया। अगर हम जो पिच हमारा आया उसे हम कैलकुलेट करें, रिलेट करें, अगर जो हमने फ्रीक्वेंसी से उसे मेज़र किया हुआ था ऊपर में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू QB/m, तो यहाँ पर अगर टाइम पीरियड को हम लिख दें 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा की जगह पर QB इंटू m ऊपर में आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमें मिल देगा। यहाँ पर v पैरेलल ऊपर में मल्टीप्लाइड है, टाइम पीरियड की जगह हमने लिखा है 2 पाई m डिवाइडेड बाई q इंटू b, और जो v पैरेलल है वो ऊपर में आ गया, तो ये हमारा आ गया p। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो पाथ मैंने बात किया, इस पाथ का ये जो एक हेलिक्स है, इस हेलिक्स का जो रेडियस आएगा उसे हम यहाँ पर कहते हैं रेडियस ऑफ हेलिक्स। ये सर्कुलर कंपोनेंट मोशन का जो ये आया ये वाला, तो इसका जो रेडियस होगा उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ हेलिक्स। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे सेफ।